नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जब आप एक जाने माने यूट्यूबर होते हैं तो आपके ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और आज जो मैं ये बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ के, बहुत सारी इंटरनेट से रिसर्च करके और कुछ वेरीफाइड ब्लू टिक सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स को पढ़कर और उनके द्वारा पेश करे गए दावों के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से खुलेआम शराब घोटाला किया गया, उससे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि दिल्ली सरकार को तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मतलब कमाल है कि आप आईआरएस ऑफिसर हैं और आपको रेवेन्यू का जो सिस्टम है, यानी किस तरीके से रेवेन्यू निकालना है, उसकी बहुत अच्छी परख है। फिर आप सत्ता में आते हैं और उसके बाद किस तरीके से रेवेन्यू की जो अपनी नॉलेज है, एक आईआरएस की अपनी जो नॉलेज है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं से। आप ये नहीं कह सकते कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के कहे बिना या केजरीवाल जी से सलाह मशवरा किए बिना इतना बड़ा शराब घोटाला प्लान कर लें, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है ना, उनके पास ये रेवेन्यू सर्विसेज की नॉलेज नहीं थी, वो नॉलेज केवल केजरीवाल के पास थी। तो यहाँ बड़ा शक पैदा होता है। जांच केजरीवाल पर भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ईडी अपना एक्शन बिल्कुल सही ले रही है, जांच एजेंसियाँ सही काम कर रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं इस शराब घोटाले की जो जांच है वो केजरीवाल के ऊपर भी आनी चाहिए, क्योंकि ये बतौर एक आईआरएस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने ट्वीक किया है, छेड़ा है और उसके साथ खेला है, उससे कहीं ना कहीं किसी रेवेन्यू सर्विसेज के एक्सपर्ट का एक योगदान इस शराब घोटाले के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व है। कौन है वो पूर्व रेवेन्यू ऑफिसर, पहचानिए। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के मुख्य आरोपित मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने गुरुवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति के सार्वजनिक होने से काफ़ी पहले कुछ शराब निर्माताओं को वो नीति लीक कर दी गई थी। मनीष सिसोदिया समेत 34 वीआईपी लोगों ने डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए 140 बार फोन बदले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में बुधवार रात 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। अब होता यही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शराब कारोबारी होते हैं वो अपने किसी मैनेजर को, बाबू को बलि का बकरा बना देते हैं। अब फ्रांस की शराब कंपनी पेनोड रिकॉर्ड के दिल्ली रीजनल हेड बिनॉय बाबू और अरविंदो फार्मा लिमिटेड के फुल टाइम डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद से ईडी ने इस बात की जानकारी दी है। ईडी ने दावा भी किया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह खुलासा किया कि चुनिंदा व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब ठेकों से 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। ईडी ने यह भी कहा कि आबकारी घोटाले में शामिल वीआईपी लोगों ने डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के इरादे से कुल 140 बार अपने फोन बदले। इनमें मुख्य आरोपी शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अन्य संदिग्ध भी हैं। और फोन बदलने का समय बताता है कि ज्यादातर घोटाले के सामने आने के बाद किए गए थे। हमारे पास इस बात को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि आबकारी नीति पिछले साल 31 मई को कुछ शराब निर्माताओं के लिए लीक हुई थी, जबकि इसे 2 महीने बाद 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक किया गया था। तो शराब नीति जो है, आबकारी नीति जो है, वो जुलाई में जनता तक पहुंचती है, शराब कारोबारियों तक ऑफिशियली पहुंचती है, लेकिन अनऑफिशियली वो मई में ही शराब कारोबारियों तक पहुंच जाती है, ताकि उस पॉलिसी के अपडेट को लेकर वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकें, स्टॉकिंग हिसाब से कर सकें और गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकें। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार शराब घोटाले को लेकर घिरी हुई है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके दावा किया था कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को करीब 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा था कि नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5,036 करोड़ रुपये कमाए, जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपए कमाए गए, यानी कि प्रतिदिन 25.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपए का नुकसान नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को हुआ। तो वो क्या कारण है? मतलब आप पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि पुरानी पॉलिसी से भी कम कमाई हो। ऐसे कैसे शराब कारोबारियों के प्रति सरकार को इतना प्रेम हो गया कि सरकार को शराब कारोबारियों से कम कमाई चाहिए अब, जबकि ये तो ऐसे व्यापार हैं कि इनको सिन टैक्सेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये पाप की श्रेणी में आते हैं जो काम हैं। तो सरकार भी क्या करती है कि ऐसे उत्पादों पर अच्छे से टैक्स लेती है, इनको फ्री में नहीं बांटना शुरू करेगी एक के साथ एक, क्योंकि सरकार को भी पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। पर हाँ ठीक है, ये राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, तो इसको एक ऐसे तरीके से बेचा जाए कि इससे सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हो, उससे तमाम शिक्षा और तमाम अन्य क्षेत्रों में उस राजस्व को इस्तेमाल किया जा सके।
परंतु आपकी नई नीति आने के बाद जहां और ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसे गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए था, वो नई आबकारी नीति आने के बाद गवर्नमेंट के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायी हो गई। ये कौन सी रेवेन्यू सर्विसेज का चप्पू चला रहे हो? तो अगर मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।